This conference will now be recorded. त्याला ते दोन्ही फोन दवाखान्याचं लावू का? लावले तुम्ही फोन लावायला हवेत का? माझं नाव नाही इथे बघ. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी योगिनी एकादशी दिनांक 17 जून 2020 17 का 17 शरक चिकित सूत्रस्थान अध्याय 25 शंखं चक्रं जलौघान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपतिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोरोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम् प्रौढदावाग्निनील ब्रह्मणो समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरथं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यः कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तथर्षीणां विवदताम् उवाचेदं पुनर्वसु नैवं वोचत तत्त्वं हि दुष्प्रापं पक्षसंशयात् वादान् च प्रतिवादान् हि वदन्तु निश्चितानिव पक्षान्तं नैव गच्छन्ति तिलपीडकवद्गतौ मुक्त्वैवं संघट्टम् अध्यात्मम् अनुचिन्त्यतां नाविदुः ते तमस्कन्धे ज्ञेये ज्ञानं प्रवर्तते। तर्हि एवं महर्षयः तत्र विवादं कुर्युः तेषां महर्षीणाम् एतादृशाणां विवदतां पुनर्वसु आश्रयः उवाच मा एवं वोचति अनेन प्रकारेण वादः न कर्तव्यः इति तत्त्वं हि दुष्प्रापं पक्षसंशयात् वादान् च प्रतिवादान् हि वदन्तु निश्चितानिव तत्त्वं दुष्प्रापं किन्तु कस्यचित् पक्षस्य संशयात् इदं निश्चितमेव एतादृशम् इति मत्वा युष्माभिः यत् स्वमत स्थापनं परमतखण्डनं च क्रियते तत् नैव साधु इति मुक्त्वैवं वादसङ्घट्टम् अध्यात्मम् अनुचिन्त्यताम् तर्हि एषः वादः परिहर्तव्यः अध्यात्मस्य चिन्तनं कार्यं नाविधूते तमस्कन्धे ज्ञेये ज्ञानं भवति तमस्कन्धे अविधूते सति न सति ज्ञेये ज्ञानं न प्रवर्तते अथवा अविधूते तमस्कन्धे ज्ञेये ज्ञानं न प्रवर्तते यावत् कालपर्यन्तम् अन्धकारः दूरीभवति न दूरीभवति तावत् कालपर्यन्तं ज्ञेये ज्ञानं न प्रवर्तते अर्थात् यत् किञ्चित् ज्ञेयं तस्मिन् यः अन्धकारः तस्मिन् ज्ञातव्ये सति तस्य दूरीकरणम् आवश्यकेन यदि अन्धकारः न दूरीकृतः तर्हि ज्ञेये ज्ञानं न प्रवर्तते मनोज फिरोदिया अवदत् यत् अयमेव तत्र प्रयासः करणीयः किन्तु अहङ्कारः कथं दूरीकर्तव्यः इति शास्त्रं ज्योतिःप्रकाशार्थं
दर्शनं स्मृतिरात्मनः दर्शनं बुद्धिरात्मनः ताभ्यां विषक्सुयुक्ताभ्यां चिकित्सं नापराधति। तर्हि शास्त्रमेव अत्र ज्योतिः एवं बुद्धिः आत्मना बुद्धिः इदं दर्शनम् अथवा नेत्ररूपम्। यदि अनयोः सम्यक् योगः भवेत् तर्हि साधु ज्ञानं भवति। अतः कल इसके बारे में जो चर्चा हुई थी उसमें जब तक ये अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होता तब तक क्या सही है क्या गलत है तत्व क्या है उसको समझना भली भांति बहुत मुश्किल है। तो आत्रेय का ये कहना था कि इस प्रकार से ये निश्चित हो गया अर्थ ऐसे करके बहस एक दूसरे में मत करो। ये दूसरा ये बोल रहा है ये गलत है मेरा मंतव्य इस प्रकार का है और जैसे कि उसका मंतव्य स्थापित हो गया है इस प्रकार से। तो इस प्रकार का वाद संकट जो है वो दूर करके या छोड़ के उसको अध्यात्म के बारे में सोचना है। और जब तक ये अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होता तब तक जो नीय है जिसके बारे में हमें जानना है उसके बारे में ज्ञान नहीं होता। और इसलिए ज्योति कौन सी है प्रकाश कौन सा है तो शास्त्र यही ज्योति है। इसलिए मैंने जिक्र किया था कि मूल ग्रंथों का अध्ययन बार बार करते रहो तभी सभी सूत्रों का एक दूसरों से जो संबंध है वो ध्यान में आ सकेगा और फिर हमारे लिए शास्त्र का ज्ञान भली भांति हो जाएगा। तो इसलिए इसकी एक अहमियत है कि मूल ग्रंथों का अध्ययन करते रहे मूल रूप से करते रहे और उसके लिए संस्कृत के अध्ययन को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो मैं खुद उस मार्ग पे चला हूँ और मेरे बहुत सारे छात्र भी उस मार्ग पर चले हैं जिन्होंने संस्कृत के लिए अपना योगदान दे दिया संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया और तभी मूल ग्रंथों को पढ़ सकेंगे तभी टीकाओं को पढ़ सकेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो ये बातें स्पष्ट होगी कि तत्व क्या है इस प्रकार से। येषामेव हि भावानां सम्पत्सञ्जनयेन्दरं तेषामेव विपद्व्याधि विविधान् समुदीरयेत्। एक अहम श्लोक है और शायद आज का पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा इस श्लोक के आधार पर ही चला जाएगा। जो भी भाव है जिनसे ये मनुष्य या नर निर्माण होता है या कोई भी प्राणी मात्र कोई भी जीव निर्माण होता है तो उनकी संपत्ति से उन भावों की संपत्ति से जीव का निर्माण होता है और उन्हीं की विपत विविध प्रकार के रोगों को निर्माण करती है। तो एक अहम सूत्र इस प्रकार के रहेगा कि बुद्धि पश्यति अभावान् बहुकारण योगशान युक्तिस्त्रिकाला साधनीय। बहुकारण योगज जो भाव है उसको देखने वाली जो बुद्धि है वही युक्ति प्रमाण कहलाती है वही युक्ति कहलाती है। और जिन जिन भावों से प्राणी निर्माण होता है या जीव निर्माण होता है उन सभी भावों को भली भांति समझ लेना बहुत आवश्यक है। मैंने जो जिक्र किया था मैन द अननोन एलेक्सिस कैरल की किताब जो नोबेल प्राइज विनर किताब है और उसका ऐसा सिद्धांत था कि कन्वेंशनल मेडिसिन या आज का जो आधुनिक वैद्यक है वो कभी भी मनुष्य को समझ नहीं पाएगा। और इस सिद्धांत के स्थापना के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। तो हमारे यहाँ क्या बात कही गई है वही बात है एक्चुअली। केवल अवयव से पूरे का ज्ञान नहीं होता ये सबसे अहम
चीज है। हमें शुरुआत अवयव से ही करनी पड़ती है, लेकिन पूरे के ज्ञान के लिए एक अलग तरीका अपनाना पड़ता है। इस प्रकार से वैसे देखा जाए तो जब हम सूत्र पढ़ते हैं, एक सूत्र पढ़ लिया, दूसरा सूत्र पढ़ लिया, तीसरा सूत्र पढ़ लिया, इस प्रकार से जब आगे वाले सूत्र पढ़ते हैं तो पीछे वाला सूत्र स्मरण में रह जाता है उसका विस्मरण भी हो सकता है, ये भी बात है। लेकिन आगे पीछे वाले सभी सूत्रों के साथ में जो सूत्र पढ़ रहे हैं उसका अगर हम अर्थ समझ सकते हैं, अतीतावेक्षा एक तंत्र है और अनागतावेक्षा एक तंत्र। अतीतावेक्षा का मतलब है जो पिछले हो गया है, पीछे हो गया है, और अनागतावेक्षा जो आगे आने वाला है, इस प्रकार। तो इन सभी से हमें ज्ञान होता रहता है, और जिस सूत्र को पढ़ रहे हैं उसके ज्ञान का संबंध पीछे वाले और आगे वाले सूत्रों से भी होता है। ये एक अहम चीज इस प्रकार की। इसी प्रकार एक एक अवयव का हम ज्ञान करेंगे, तो शायद जो समूह है जिसके ये अवयव है, समुदाय है, उसका हमें कुछ ज्ञान हो। लेकिन समुदाय की एक अपनी अलगता है कि केवल इस प्रकार से भावों को मिलाने से और उसके गुणकर्मों को मिलाने से पूरे के बारे में ज्ञान नहीं होगा। अभी एलोपैथी का जो अप्रोच है वो उसी प्रकार का है। माइक्रोस्कोप की खोज एक अहम चीज इसमें है, और इसमें बहुत सूक्ष्म भावों का ज्ञान होना आरंभ हो गया, चाहे वो सूक्ष्म जंतु हो, चाहे वो सेल्स हो, परमाणु हो, कुछ भी हो, इस प्रकार से। और फिर इस सृष्टि को देखने का तरीका ही बदल गया। जो हम देख रहे हैं वो पंचमहाभूतात्मक ऐसा कुछ है, 5 महाभूतों से बना हुआ है। विभाजन करते जाएंगे तो 5 महाभूत में मिलेंगे। उसमें भी वैशेषिकों के अनुसार एक विशेष गुण पृथ्वी महाभूत के विभिन्न परमाणुओं पे रहता है, इसीलिए उनको वैशेषिक कहते हैं। तांबा है, लोहा है, इस प्रकार के जो है वो पृथ्वी महाभूत में ही विभिन्न परमाणु है, और उनके जरिए हर एक में एक विशेष रहता है। तांबे में एक विशेष रहता है, लोहे में एक विशेष रहता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम बहुत सूक्ष्म भावों को देख पाते हैं। तो आधुनिक विज्ञान में भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन दोनों के संयोग से पानी बना, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें आ गई। और ये जो फोकस्ड अप्रोच है, या फिर बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से भावों को देखना, इस प्रकार का है, उसके जरिए उस भाव के बारे में एक जानकारी हो जाती है। लेकिन उस भाव से दूसरे भावों से क्या ताल्लुक है, इसके बारे में पता ज्यादा नहीं चलता। अभी कन्वेंशनल मेडिसिन में जो अप्रोच है वो डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में अप्रोच है। बहुत सारे सेल्स है शरीर में, और इस सेल का समूह एक सिस्टम को बनाता है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, कुछ भी हो, इस प्रकार से। और फिर उसके आधार पर उसका स्वरूप क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है, इसके बारे में जिक्र किया गया, और एक एक सिस्टम के कार्य को समझ लिया। लेकिन इन सिस्टम्स की अगर हम इकट्ठा करेंगे इनको, तो कोई भी जीव
रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह वगैरह, इन सभी का समुदाय है, ऐसा नहीं बता सकते। समुदाय की एक अलग खासियत इस प्रकार की है। वैसे देखा जाए तो कन्वेंशनल मेडिसिन में मन, बुद्धि, अहंकार, इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। और उसके संबंध जो सुख दुख वगैरह जो भाव है या फिर भावना वगैरह जो है, उसके बारे में कोई भी जिक्र इस प्रकार का नहीं है। और फिजिकल लेवल पे इन सभी के बारे में काफी जानकारी उन्होंने हासिल की है, और उसी के आधार पर अभी जो व्यवहार है जो हो रहा है, तो कृष्ण ज्ञेय ये कुछ और ही चीज है। जो भी हमें जानना है वो केवल भौतिक स्तर पे है ही नहीं, तो केवल भौतिक स्तर पे भी जानेंगे तो भी उसमें मर्यादाएं है, क्योंकि हम सिस्टम वाइज जा रहे हैं। एक जीव के कितने फंक्शंस हो सकते हैं, ये सब ध्यान में रखते हुए ये किस किस के जरिए किए जाते हैं, ये हमें सोचना है। हाँ, आयुर्वेद में इसके बारे में एक अलग ही हाँ, ढांचा बन गया है। दोष धातु मल, उपधातु अग्नि, स्रोतस वगैरह वगैरह, कला, इनके जरिए जो भी कार्य है उसके बारे में बताया गया। सिस्टमैटिक अप्रोच ही नहीं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है वगैरह, इस प्रकार का अप्रोच ही नहीं है। और फंक्शनैलिटी जो है, जो कार्य है, वो दोषों के ऊपर सौंप दिया है। प्राकृत अवस्था में वो स्वास्थ्य का रक्षण करते हैं, स्वास्थ्य बनाते रहते हैं, और वही विकृत हो जाते हैं तो रोगों का निर्माण करते हैं। ये एक अहम सिद्धांत इसके बारे में है, और एक संतुलन बना रहता है। सबसे अहम चीज है कि इन दोषों का एक संतुलन बना रहता है इस प्रकार से। जो धातुओं के बारे में बात की गई, वो रसाद रक्तम तत्व मांसम तामसम मेदस तत्व, इस प्रकार से धातु परिपोषण क्रम के बारे में बात की। और शुक्र तक धातु रहेंगे, आगे ओज का निर्माण बताया गया, और धातुओं के साथ ही उपधातुओं के बारे में बताया गया। लेकिन धारणा धातवा ये शरीर का धारण करते हैं, इसलिए इनको धातु कहते हैं। मुख्य महत्व कार्य का जो है वो दोषों को ही रहेगा। धातुओं के भी कार्य है, लेकिन वो कम है, ज्यादा नहीं। सभी कार्य जो बताए गए हैं वो दोषों के लिए कार्य बताए। और इन धातुओं के निर्माण के साथ मल का भी निर्माण होता रहता है, इसके लिए अग्नि होता है, इसके लिए स्रोतस होते हैं। इसके बारे में जिक्र किया गया। तो ये पूरा ढांचा ही अलग है, और ये हुआ शरीर के बारे में विचार। फिर आत्मा है, फिर मन है, फिर इंद्रिय है, और मन से अंतःकरण ये जुड़ा गया है, तो उसमें बुद्धि भी है, भावना इस प्रकार के भी जुड़े हुए हैं। और इन सभी के मेल से जो भी सजीव के कार्य है वो होते रहते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो ये पूरा अलग ही तरीका है कि जिन भावों से एक जीव बनता है, या जीवित शरीर बनता है, उन सभी भावों को भलीभांति सोचना है, ये पहली चीज रहेगी। और उनकी संपत्ति जो है, वो भाव बहुत अच्छे इस प्रकार के अगर हो तो उससे ये जीव का निर्माण होता है, ऐसा उनका कहना है। तो जिन भावों की संपत्ति एक मनुष्य को निर्माण करती है या एक जीव को निर्माण करती है, उन्हीं की विपत
विविध जो विकार है उनको निर्माण करती है। अब विकारों के बारे में विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते, इस प्रकार का निर्देश है। विकार यानी कि धातु वैषम्य इस प्रकार का। और दोषों को भी धारणा धातवा इस ढंग से धातु संज्ञा इस प्रकार की हो जाती है। और ये धातु वैषम्य या दोष वैषम्य जब बहुत मात्रा में बढ़ जाता है तो एक किसी रोग का आविष्कार इस प्रकार में होता है। और फिर उसको समझना ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि ये किस प्रकार से इसमें परिवर्तन आ गया, कौन से दोष धातु मल अग्नि किस प्रकार से इसमें उपयोग में लाए गए, कौन बिगड़ गए, और फिर उनको ठीक कैसे करना है, उनके कारण क्या है, वो कारण को टालो और उनको ठीक करो चिकित्सा देके इस प्रकार से, तो जो रोग है वो दुरुस्त हो जाएगा, आदमी फिर से आरोग्य संपन्न इस प्रकार का बनेगा। तो ये जो अहमियत बताई गई कि उन्हीं की विपत, इन सभी भावों की विपत विविध रोग को निर्माण करती है। तो हमें भली भांति इन सभी भावों के बारे में जानना है, उनके संपत्ति के बारे में जानना है। तो भावों को जानना एक चीज है, संपत्ति को जानना एक और चीज है। और संपत्ति है तो ही इस प्रकार के जीव का निर्माण होगा, और उनकी अगर विपन्न अवस्था प्राप्त होगी तो उनसे विकार निर्माण होंगे। तो ये जितने भी भाव है उन सभी भावों को भली भांति हमें सोचना है, तभी हम सभी प्रकार के रोगों के बारे में समझ सके। और हम क्या कर रहे हैं, विशेषतः आधुनिक वैद्य जो है वो चंद भावों को लेकर उसके बारे में कुछ जिक्र कर रहा है कि ये डिसीज है, ये उसके सिम्टम्स है वगैरह वगैरह इस प्रकार के बारे में। लेकिन इसमें बहुत सारे भाव उनको छुआ भी नहीं गया, उनको कुछ भी स्तर पे, किसी भी स्तर पे उनका विचार ही नहीं किया गया। और अगर इनका विचार नहीं किया गया तो ये अधूरा हो जाता है, ज्ञान जो है वो अधूरा हो जाता है, और फिर यश की संभावना कम होती जाती है। और इसीलिए आज की परिस्थिति प्राप्त हुई है। आधुनिक वैद्य जो है वो फार्मेसी ड्रिवन हो गया 1935 से लेकर, जबकि अमेरिका में एमबीबीएस करिकुलम के लिए फार्मेसी के प्रतिनिधि नियुक्त हुए एमबीबीएस करिकुलम डिजाइनिंग कमेटी पर, और वहां से जो टर्म मिला है सिलेबस को, वो सभी कंसंट्रेशन केवल ड्रग्स के ऊपर इस प्रकार का, और बाकी चीजों के बारे में भी यही सिलसिला चलता रहा कि वैक्सीनेशन को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, जनरल इम्यूनिटी के बारे में क्यों नहीं सोचते। तो वैक्सीनेशन निर्माण करना फार्मेसी के लिए आसान है, वो बेचना आसान है, और उससे पैसे कमाना आसान है। वैसे नैसर्गिक जीवन शैली रहेगी तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, जनरल इम्यूनिटी, ऐसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसमें पैसा कहाँ है, उसमें पैसा नहीं है। तो इसी तरीके से केवल तात्कालिक परिणाम जिससे मिले और जिससे ये सिद्ध कर सके कि हाँ हाँ इस दवाई से ये होता है, इस प्रकार का कार्य होता है, और वो हमारे लिए काफी है, हमें आप चुनने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। सबसे अहम चीज ये है कि उन्होंने कार्य कारण भाव को ही ठुकरा दिया, और ये सबसे बड़ी गलती है।
कोई भी शास्त्र, अगर शास्त्र हम उसको कहते हैं तो उसमें कार्य कारण भाव होना जरूरी है कि ये कारण है और इन कारणों से ये कार्य निर्माण हुआ। वो बिल्कुल सोचते नहीं है ऐसा भी नहीं है। कुछ रोगों के बारे में कार्य कारण भाव उनका बताया गया है, जैसे कि ये सूक्ष्म जंतुओं से रोग निर्माण होते हैं और उन जंतुओं का अगर हम नाश करेंगे तो रोग का नाश हो जाता है। ये कार्यकरण भाव है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये भी अधूरा कार्यकरण भाव। सिर्फ उसी से रोग होते हैं क्या? अभी ये मानकर चलते हैं कि सिर्फ उसी से होते हैं, लेकिन अगर इम्यूनिटी कम हो तभी इन्फेक्शन जोर कर सकते हैं। अगर इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है तो इसका कुछ चलता नहीं है, फिर भी बीमारियां नहीं है। अभी कोविड-19 के बारे में क्या चल रहा है? इन्होंने डेफिनेशन ही ऐसी बनाई कि जिसमें कोविड-19 ये वायरस पाया गया है वो कोविड-19 इन्फेक्टेड है, इस प्रकार से जो डेफिनेशन WHO के तरीके से आई है वो इस प्रकार के, उसमें सिम्टम का होना जरूरी नहीं है, विद सिम्टम्स विदाउट सिम्टम, और सिम्टम्स में भी माइल्ड सिम्टम्स और सीवियर सिम्टम्स, इस प्रकार की कैटेगरी। अगर शुरू से ही ये अगर बताते कि जिनको सीवियर सिम्टम्स है उन्हीं के बारे में हमें जिक्र करना है और उनको आइसोलेट करके कुछ करना है, या समझ लो माइल्ड सिम्टम्स भी है तो उनको भी अलग करना है, इस प्रकार से, तो शायद ये नौबत नहीं आती लॉकडाउन वगैरह की जो होगी, इस प्रकार से। और जैसे मैं कह रहा था कि एंटीबॉडीज निर्माण हुई है या नहीं हुई है, ये परीक्षा करो। ये आज भी कोई भी परीक्षा करने के लिए तैयार है कि अगर एंटीबॉडीज तैयार हो गई हो शरीर में तो उस व्यक्ति के लिए तो प्रोटेक्शन हो गया उस वायरस से, तो उसमें घूमने फिरने में उससे तकलीफ नहीं है एक्चुअली। एक बात हो सकती है कि वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है जब तक उसके एंटीबॉडीज ने उसके कोरोना के वायरस का पूरा खात्मा नहीं किया। ये एक चीज हो सकती है। और अगर कोरोना म्यूटेट हो गया तो ये इम्यूनिटी काम नहीं आएगी, लेकिन अगर शरीर ने इम्यूनिटी खुद बनाई है तो फिर से दूसरे म्यूटेटेड वायरस के लिए भी इम्यूनिटी बना सकती है, ऐसी क्या है उसमें आपत्ति? तो हमें ये समझ लेना है कि जितने कारण है इसमें उन सभी कारणों का जिक्र करना है। सिर्फ एक कारण को लेके अगर हम उसकी थ्योरी सामने रखेंगे और उसी के आधार पर हमारा व्यवहार शुरू करेंगे तो नौबत आएगी। और यही सिलसिला अभी चल रहा है, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे सिम्टोमेटिक रिलीफ इस प्रकार की बात हो, चाहे मैकेनिकल फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम इस प्रकार की बात हो। किडनी काम कर नहीं रही है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, डायलिसिस शुरू करो, नहीं तो फिर ट्रांसप्लांट करो। ये तो चिकित्सा ही नहीं है वास्तव में। हाँ, तो वो बोलते हैं कि हाँ नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ डॉक्टर्स मान्य करते हैं कि ये ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट है ही नहीं उसके लिए दूसरी कोई। तो यही करना है इस प्रकार से। तो ये ज्ञानावयवेन कृत्स्ने ज्ञानं न प्रवर्तते, ज्ञान का अवयव लेकर हम कृष्ण को जानने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा इस प्रकार से। उस प्रकार की सोच ही नहीं है, ये सबसे आम चीज है। अभी फिलहाल एक रिसर्च के बारे में सुना था कि आंतों की एक परमेबिलिटी रहती है। हमारे हिसाब में जो पचन होता है तो लघुवंत्र जो है वहां से वो ग्रहणी अन्नं गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति, इस प्रकार का उसका कर्म है। हाँ, तो विवेचन होने के बाद जो आहार रस बनता है उसका शोषण जो मेजेंट्री है, इसमें जो
वेन्स है उसके द्वारा होता है, और ये लिवर तक पहुंचता है और फिर आगे हृदय में जाता है, या पहले हृदय में जाता है, इस प्रकार से। तो अभी कुछ संशोधन इस प्रकार का आ रहा है कि इसमें अगर गड़बड़ हो जाती है, परमियाबिलिटी में गड़बड़ हो जाती है, और जो अनावश्यक चीजें आहार और रस में इस प्रकार से आ जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है और डायरेक्टली किडनी को अटैक। ये थोड़ा अजीब है, डायरेक्टली किडनी को अफेक्ट करती है, ऐसा संशोधन सामने आ रहा है। और उनका कहना था कि प्रोबायोटिक दे देंगे तो बैक्टीरियल फ्लोरा ठीक हो जाएगा और ये परमेबिलिटी सुधरेगी, और जो किडनी पर डायरेक्ट असर हो रहा है खाने पीने का, वो कम हो जाएगा। अब ये एक अलग अप्रोच हो गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम से इसकी जो यूरिनरी apparatus के साथ तालमेल कुछ हो गया इस प्रकार से। ऐसे भी ये जो नर्वस सिस्टम और गट ब्रेन, इसमें एक तालमेल है, ऐसा भी एलोपैथी में सोचा है कि जितने न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उतने ही न्यूरॉन्स पक्वाशय में है, ऐसा कहना है उनका। तो फिर गट में है इसमें। तो फिर हमारे यहाँ वहाँ दृष्टि से वहां का वाल का निर्माण है, और जो सभी फंक्शंस है, ज्ञान ग्रहण करना या कर्म करना कुछ का, वो सभी वायु के अधीन है। तो शायद हम उसको नर्वस सिस्टम के हैसियत से न देखें, हम वायु के हैसियत से उसको देखें इस प्रकार से। तो इनका कहना ऐसा है, आयुर्वेद का कहना ऐसा है कि इन सिस्टम का एक दूसरे से जो तालमेल है, वो धातु, उपधातु और मल, इनके द्वारा आयुर्वेद में वर्णित है, और जो कार्य कर्तृत्व है वो दोषों के ऊपर निर्भर। अभी इन सभी की संपत्ति से जीव की निर्मित होती है, इस प्रकार से कहते हैं। और ये संपत्ति अच्छी हो तो ये भली भांति काम चलता रहेगा। इनकी अगर विपत हो जाती है तो व्याधि का निर्माण होता है। तो किस चीज की विपत हो गई हो, वो भली भांति हमें देखना है, इसके बारे में सोचना है, समझना है, और उस विपत को दूर करने के प्रयास करने। तो आयुर्वेद का ये अलग ही दृष्टिकोण है, और डाइजेस्टिव सिस्टम से वैसे सभी का संबंध है। सभी सिस्टम्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ग्रहणीय अभ्यंतर show firm may reflect in kidney function pathology correlated with intestinal permeability। ये तो सही है इस प्रकार से। वैसे ग्रहणी में जो वर्णन किया गया है कि घोरम आवेशम चतुर्थ, इस प्रकार से वो दोष से जोड़ा जाता है तो दोषों के विकार निर्माण करते हैं, जो धातुओं से जुड़ जाता है तो उनके विकार निर्माण करते हैं, मल से जुड़ जाता है तो उनके विकार निर्माण कर देता है, इस प्रकार से। तो मैं एक सोच रहा हूं, अगर हम भली भांति इसको एलोपैथी के पैरामीटर्स के आधार पर सिद्ध करेंगे कि डाइजेशन से सभी, डाइजेस्टिव सिस्टम से सभी अन्य सिस्टम का संबंध है। इसलिए मैंने जिक्र किया था कि पूरी लाइफस्टाइल को समझो, और ये क्यों हुआ है उसके बारे में सोचो, इस प्रकार से। मैंने एक आज सुबह जो रिकॉर्डिंग किया है उसमें एक उदाहरण मैंने बताया था। नॉट गेटिंग साउंड, रीजॉइन, यही शायद रहेगा।
बाकी सब लोग तो सुन रहा है। तो हाँ, एक लड़की मेरे पास 32वें वर्ष में आई थी कि ओवरी में सिस्ट था और वो निकाल देने के लिए कहा था। उसके पहले 28 की उम्र में उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगा और मेरी साउंड एक ओवरी में सिस्ट था। तो कुछ फायदा नहीं हुआ ट्रीटमेंट का एलोपैथी के, तो उन्होंने हिस्टेक्टमी और पार्शियल ओवेक्टमी कर वो ओवरी भी निकाल दिया, यूट्रस भी निकाल दिया। और फिर 32वें उम्र में दूसरी ओवरी को भी सिस्ट हो गया, तो उनका कहना था अभी ये भी निकाल दो इस प्रकार। तो वो मेरे पास आई थी कि उसको हम टाल सकते हैं। तो हिस्ट्री लेते वक्त सुबह कितने बजे उठती हो, तो उसने कहा था अनिश्चित। तो मैंने पूछा कि ये अनिश्चित क्यों लिखा है तुमने? तो बोली नहीं, मैं आईटी फील्ड में काम कर रही हूँ 24वें बरस में और रात को 8-9 बजे तक घर आती हूँ, तो सुबह 6-7 बजे उठ लेती हूँ। लेकिन अगर रात को 12-1 बज गए तो सुबह 8-9 बजे उठती हूँ, और सुबह 4-5 बजे घर आती हूँ तो 12-1 बजे उठती हूँ। तो मैंने कहा कि फिर तुम्हारे रात के खाने का क्या होता है रात का? तो बोली नहीं, वो कैंटीन चालू रहता है, कॉफी सैंडविच ढोकला जो भी मंगाएंगे वो आ जाता है, कभी भी आ जाता है, 2 बजे 4 बजे कभी भी मिलता है। तो फिर मैंने उसको कहा कि तुमने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा क्या कि मेरे इस बीमारी का कारण क्या है? तो उसने पूछा नहीं था, उन्होंने कहा हिस्टेक्टमी कर दो, हिस्टेक्टमी कर दो। अगर पूछते तो जवाब क्या आता? हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ ये सवाल भी किसी को आता नहीं, नहीं डॉक्टर को आता है, नहीं पेशेंट मरीज को आता है। हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, दरवाजे निकाल दो इस प्रकार। और हम मान लेते हैं कि गर्भाशय निकाल दिया, तो अभी नौबत नहीं आनी चाहिए आगे चलकर इस प्रकार से। लेकिन अभी उस समय उसकी उम्र सिर्फ 28 बरस की थी, उसका प्रोडक्टिव इस प्रकार का एज 50 ईयर्स तक, अगर 22 बरस तक अभी भी है इस प्रकार से, तो जो हार्मोन्स शरीर में निर्माण होते रहेंगे उनका क्या होगा? और वो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कैसे समझ सकते हैं हम कि उसका कुछ परिणाम नहीं होगा इस प्रकार से? तो गर्भाशय निकाल देने से प्रॉब्लम मिट गया, ये जो सोच है वही गलत है इस प्रकार से। जब हम ये बात छोड़ो, 45 उम्र में जब रक्त प्रदर है इसलिए गर्भाशय निकाल देते हैं, उस समय में भी कारणों को ढूंढना है, कारणों को टालना है इस प्रकार से। Even genestamics has taken a new turn. Earlier it was believed that genes control everything, but now it is known that there is something which controls genes. This is epigenetics. Factors controlling genes are one's thinking, immunity, reacting to different stimuli, diet, external environment, emotional quotient, etc. So there is actually a two-way traffic, or rather multi-approach traffic between all parts of the body. This fact is now being accepted by modern medicine now. However, till pharma lobby is strong, it will not be allowed to percolate to practitioners. Not even practitioners. अभी ये सभी आम लोगों के लिए भी जाना है जरूरी है इस प्रकार। तो इस प्रकार से गर्भाशय निकाल देने से, ओवरी निकाल देने से प्रॉब्लम मिट गया, मिट जाएगा, ये जो सोच है वही गलत है।
सभी भावों को ध्यान में रखो और सभी भावों के बारे में विचार करके वो उसको कैसे सुधरेंगे इसके बारे में सोचो। ऐसी कंडीशन हो सकती है कि असाध्य अवस्था है मेरी, ये मैं समझ सकता हूँ, उसके बारे में कोई संदेह नहीं। फिर भी इस असाध्य अवस्था को हम क्यों प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में तो सोचना है, आगे वाले मरीजों में तो उसके बारे में सोचना है। अभी कैंसर से इतने डेथ हो रहे हैं और अभी सभी में ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट है ऐसा उनका कहना है, और एनवायरनमेंट इतनी बदल गई है, खाना पीना इतना बदल गया है, सोच इतनी बदल गई है, तो हमें मान लेना चाहिए कि ऐसे डेथ होते रहेंगे, कोई चारा नहीं है, लोग मरते रहेंगे। ये कैसे कह सकते हैं? जब तक हम नहीं मरते या हमारे बहुत निजी रिश्तेदार नहीं मरते तब तक चलने दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम भी इसमें विक्टिम बन सकते हैं, ये सोच अहम है इसके बारे में। फार्मास्यूटिकल्स के जो सीईओ है वो भी इसका शिकार बन सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ग्रुप के जो सीए है वो भी इसका शिकार बन सकते हैं। उनको ये नहीं सोचना है बाकी लोगों के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे कुछ दवा नहीं खानी है, मुझे तकलीफ नहीं होना है, ऐसा तो नहीं हो सकता इस प्रकार से। तो संपूर्ण मानव जाति के लिए ये एक अहम चीज रहेगी, और न केवल मानव जाति के लिए अपितु सभी जीव मात्र के लिए ये अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि हमें सभी भावों के बारे में जान लेना चाहिए। और ये जो साइलेंट स्प्रिंग ये किताब लिखी गई थी उसने भी यही जिक्र किया था कि जिस डीडीटी के बारे में तुम कुछ जानते नहीं हो उसके आगे वाले परिणाम नतीजे क्या निकलेंगे, उसका इस्तेमाल कैसे शुरू किया तुमने मच्छर के लिए। उसने ये सिद्ध कर दिया, रिचर्ड कार्सन, ये भी ने इसके ऊपर काम किया था, कि डीडीटी से कितनी प्रजातियां नष्ट हो गई और पर्यावरण का कितना नुकसान हुआ है। और वही चीज ये कीटकनाशक जो है उसके बारे में है, वही चीज केमिकल पेस्टिसाइड्स के बारे में है, कि उससे इतनी हानि हुई है उनको अनुमति ही कैसे मिली ये इस्तेमाल में लाने के लिए। कुछ प्रयोग किए बिना ही या उनके दीर्घकालीन परिणाम देखे बिना ही इस प्रकार की अनुमति मिल गई, और यही सिलसिला चल रहा है अभी भी, कि जो संशोधन कहलाता है आज के दिनों में बरस दो बरस का कुछ चलता है और तुरंत उसकी दवा मार्केट में आ जाती है इस प्रकार से, या जो स्टडी होते हैं वो बायस स्टडी इस प्रकार के होते हैं, कंपनी स्पॉन्सर्ड स्टडीज होते हैं, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। एक संदीप ओबाले ने एक फाइल शेयर की थी, द प्राइस वी पे फॉर दिस रिसर्च, सो कॉल्ड रिसर्च, ड्रग रिसर्च। अमेरिका में 2000 से 2010 तक केमोथेरेपी की जितनी ड्रग्स आई उसको वापस लेना पड़ा 5 वर्षों में, और सिर्फ एक बात के लिए कि उसके साइड इफेक्ट्स इतने गंभीर है कि उसके बजाय वो रोग से मृत्यु आना बेहतर है इस प्रकार से। जबकि बहुत सारे साल लग जाते हैं, बहुत सारा पैसा उसमें खर्च हो जाता है, और एफडीए से मान्यता मिलने के बाद ही दवा बाजार में आती है और उसको विड्रॉ करना पड़ता है, तो उससे जाहिर है कि ये एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक नहीं है। फार्मेसी की लॉबी है इस प्रकार से, अनएथिकल वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो
ये प्रिंसिपल कहाँ से आया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, ये प्रिंसिपल कहाँ से आया कैंसर के? कैंसर किन कारणों से उत्पन्न होता है ये देखना चाहिए था, और उसका रोकथाम कैसे हो इसके बारे में सोचना चाहिए था। उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। और फिर कैंसर सेल डिस्ट्रक्ट करके, हाँ इतना सुधार इसमें हो गया, इतने ट्यूमर साइज इतना कम हो गया, ये मार्कर्स इतने कम हो गए, ये दिखाते हैं और बताते हैं हाँ देखो बहुत अच्छा परिणाम मिल गया कैंसर में तुम्हें इस प्रकार का। Genetics may be said to have close relationship with Prakriti Satmya. These are of the few factors. As you said, Prakriti is one of the factor and shall not be given overwhelming importance. Multiple factors are influential. ये प्रकृति के बारे में जो बहुत गलत सहमियां है उनको दूर करना एक अहम काम है। गायनेकोमेस्टिया भी हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है, तो हम इसके बारे में कैसे सोचेंगे? मैंने एक मुलाकात अमेरिका में पब्लिश की है, हार्मोन्स एंड आयुर्वेद, मराठी में है, लेकिन अगर मराठी समझते हो तो वो सुनो, अच्छा रहेगा। People don't know actual cause, they are just running towards brands and packages. Case of female aged 30 having one child, detected lumbar spondylosis at L5, operated for laminotomy of L5, reported hospital in Pune after 2-3 years. When she approached me, developed same complaints again, and same hospital tell to do laminectomy at L4 now. She wanted to get second chance of for baby, but as the hospital doctor tells not to apply any oil there, and as we can prevent operate in such young age, she was found very emotional and finally have to leave Ayurveda due to all family relatives' opinion, as was able to pay and a reputation of hospital. Though the patient was convinced that she should think over causes of disease. तो इसी के बारे में हमें ज्यादा जिक्र करना है। मैं सोचता हूँ कि अगर अखबारों में इसके बारे में एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, कौन पब्लिश करेगा नहीं करेगा इसके बारे में पता नहीं है। ऑडियो जैसे मुझे चल रहे हैं उसमें ये मैं जिक्र करता रहा हूँ। टीवी के माध्यम से हो, किसी दूसरे माध्यम से हो, एलोपैथी को कोसना नहीं है, ये एक सबसे अहम चीज है कि वो बुरी चीज है, ये शास्त्र नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बताना है। सिर्फ हमें ये कहते रहना है कि सभी कारणों को ढूंढो, अपने आप को अपने आप की परीक्षा करो कि मेरी क्या गलती हो रही है और उसको मैं कैसे सुधारूं, और फिर तुम अपने आप समझ पाओगे कि ये गलतियां हो रही है, चाहे तो वैद्य की उसमें सहायता ले लो और वो गलतियां सुधारो। तो ये बात हो सकती है इस प्रकार का प्रकार से भी। इम्यूनिटी को विरोध, ये जो वैक्सीनेशन को विरोध करने के बजाय जनरलाइज्ड इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो सकती है उसके बारे में बताओ, और उसी का जिक्र करते रहो कि जनरल इम्यूनिटी अगर डेवलप हो जाती है तो वैक्सीनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसा नहीं करेंगे कि लेना जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही बताना। साक्षात विरोध करेंगे तो समाज में हमारे खिलाफ है, क्योंकि वो समझता नहीं है, वो एलोपैथी वाले डॉक्टर जो पढ़ाते हैं, बचपन से वो पढ़ते आए हैं, वही उसके दिमाग में बैठ गया है। तो हमें
इसके बारे में कहना है कि कार्य कारण भाव होता है, कोई भी कार्य हो रहा हो तो उसके पीछे कारण होना ही है। और अगर आप कारणों को ढूंढते नहीं है तो आप कभी भी ठीक नहीं हो पाए। कारण को ढूंढना, कारण को टालना ये आवश्यक है शास्त्र के हिसाब से। अगर आपके डॉक्टर उसके बारे में बताते नहीं है तो आप खुद ढूंढना शुरू करो। यही एक अच्छा तरीका इस प्रकार का रहेगा। और डॉक्टरों से पूछते रहना कि कारण क्या है, कारण क्या है। जब बम्बार्डिंग हो जाएगा पूरे समाज से कि कारण क्या है, कारण क्या है, तुम्हें अगर हो जाता है, तुम्हारे किसी निजी रिश्तेदार को हो जाता है, तो तुम क्या करोगे? तुम कारण ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे? तो शायद डॉक्टर को कुछ बोलना पड़ेगा, रिसर्चर्स को कुछ बोलना पड़ेगा कि नहीं, हम इसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे इस प्रकार के। एक रुग्ण श्वेत प्रदर ऐसा लक्षण बता रही थी। उसको 10 महीने का बच्चा था और नॉर्मल डिलीवरी थी। गायनेकोलॉजिस्ट की चिकित्सा बहुत दिन चालू थी, पर उपशम थोड़ा था। हेतु देखे तो एक बार में एक बिस्किट बॉक्स खाती थी। दही, केक, चॉकलेट्स। झोपण्याचा वेळ अनिश्चित, बहुत मुखपात था। चिकित्सा शुरू की, हेतु सेवन अवॉइड किया, आहार प्राणायाम शुरू किया। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद अभी व्हाइट स्पॉटिंग हो रहा है। चिकित्सा शुरू है। वागलजरा इंस्टीट्यूट जैसा सेटअप हमें खड़ा करना जरूरी है सर। कैंसर पेशेंट्स के लिए आईपीडी व्यवस्था, गौशाला, ये सब साथ में होना चाहिए। कर सकते हैं, ऐसा है, कर नहीं सकेंगे ऐसी तो आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा कहना रहेगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाना चाहता। आप अस्पताल चलाओ यहाँ पे, जैसे पुनरुस अस्पताल चलाता है और मैं वहां पे मरीज एडमिट करता हूँ, उस प्रकार से बात हो सकती है। और कैंसर चिकित्सकों की संख्या बढ़नी चाहिए। जब तक कैंसर के चिकित्सक सभी जगह उपलब्ध नहीं होंगे तब तक ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। और वागलदारा का मॉडल जो है वो अजीब मॉडल है। 10 दिन के लिए बिल्कुल मुफ्त और 10 दिन के बाद एकदम हाई फाई रेट्स इस प्रकार का है। लेकिन 10 दिन के लिए तो रोगी आ जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। और जो अफोर्ड नहीं करते वो चले जाते हैं, जो अफोर्ड करते हैं वो चालू रखते हैं, ऐसा है। और जो मेन आदमी थे वो खुद वैद्य नहीं थे, बुजुर्ग थे, 75 साल की उम्र थी, मेहता करके। अभी उनके नीचे बहुत सारे वैद्य हैं जो कि हिस्ट्री लेते हैं वगैरह इस प्रकार के, लेकिन ट्रीटमेंट इन्हीं की चलती है। जब मैंने अलार सिंह कंपनी का जिक्र किया था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का ट्रेनिंग, मुझे पता चला कि अलार सिंह की जो फॉर्मुलेशन है वो किसी वैद्य ने नहीं बनाई है, वो कोई और व्यक्ति है जो वैद्य नहीं है, फिर भी ये काम कर रही है। और बहुत सारा सेल उसका हो रहा है पूरे देश भर में। वो आयुर्वेद के पास आते ही नहीं है, वो एलोपैथी डॉक्टर्स में उनका सेल है इस प्रकार का, प्रोपेगेंडा इस प्रकार का है। तो ये अजीब चीज है कि जो वैद्य नहीं है उनके फॉर्मुलेशन चल रहे हैं और वैद्य साइड ट्रैक इस प्रकार के हो गए हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वैद्यों की संख्या कम है, यही महत्वपूर्ण कारण है उसका। तो जी, मूल ग्रंथों का अध्ययन बढ़ता रहे, अनुभव बढ़ता रहे तो अच्छे वैद्य निर्माण होंगे और फिर इसको हम भली भांति समझ सकेंगे, भली भांति उसके बारे में काम कर सकेंगे। हमारा ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ गाय के आधार पर ही चिकित्सा करना है। हमारे पास तो बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे विकल्प है, पंचकर्म जैसे विकल्प है। तो हमें सिर्फ देसी गाय के ऊपर ही करना है ऐसा कुछ निर्बंध नहीं है हमें। लेकिन इस प्रकार के जो प्रयास है, लोग फिर समझने लगते हैं कि यही आयुर्वेद है, वो आयुर्वेद को संकुचित कर देते हैं।
और गौमूत्र सभी के लिए अच्छा है ऐसा मानकर चल, यह भी बड़ी बड़ी गलती है। इस प्रकार पित्त प्राधान्य, रक्त दृष्टि, इसमें गौमूत्र अच्छा नहीं है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उसमें। और गौमूत्र पे जितना जिक्र हो रहा है उतना जिक्र दूध के ऊपर नहीं हो रहा। दूध शीरकोत्पादक और रसायनानाम है, वो दूध के बारे में ज्यादा बताते नहीं है। तो अगर कोई वैद्य हो वहां पे, हाँ, तो वो ज्यादा अच्छा समझ सकेगा ये जो कारोबार है वहां का। और सिर्फ वही गो आधारित दवाइयों का ही इस्तेमाल करना, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा उसमें वास्तव में इस प्रकार से। लेकिन फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि वैद्यों का निर्माण बहुत कम मात्रा में है। हाँ, और वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा। अभी ये अच्छा हुआ कि ये लॉकडाउन के जरिए इतने सारे छात्र इसमें जुड़ गए, इसमें सारे वैद्य इसमें जुड़ गए, ये नेशनल हो गया अभी। नहीं तो ये महाराष्ट्र के लिए फिर ज्यादा था, बाकी लोगों के लिए नहीं था। अभी हिंदी में शुरू हो गया तो भारत भर से लोग इसमें जुड़ गए, ये अच्छी बात है इस प्रकार से। लेकिन यही इसी तरीके का माहौल बनते रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ जाए। और सिर्फ जुड़ जाने से काम नहीं होगा, डेडिकेशन होना है। मुझे यही करना है, इसी तरीके से सीखना है, इसी तरीके की प्रैक्टिस करनी है, ये एक बार हम समझ लेंगे, उसके बारे में निश्चय करेंगे, तो भी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर इस प्रकार का डेडिकेशन नहीं होगा, हाँ, मुश्किल है। कोलटकर सर ने अपना अपना पूरा जीवन आयुर्वेद के लिए न्यौछावर कर, तो वही सभी वैद्यों को करना है। मुझे सभी जगह आयुर्वेद ही दिखना चाहिए, बाकी कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। चाहे मैं पिक्चर मूवी देखने के लिए जाऊं या कुछ किताब पढूं या और कुछ करूं, इससे मुझे आयुर्वेद में क्या सुझाव मिलता है इसके बारे में मुझे सोचना है। तो अगर उसी प्रकार की दृष्टि निर्माण होती है तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। और ये वैद्य समूह निसंशय कराना, ये कम्युनिटी की बात है, अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता, ये भी सच है। अकेला व्यक्ति प्रोत्साहित कर सकता है लोगों को, लेकिन वो खुद ही सभी काम करे, ये मुनासिब नहीं है। तो मेरा काम जो है वो प्रेरणा देते रहना, बात इसके बारे में बताते रहना, अनुभव मेरे शेयर करते रहना, ज्ञान के बारे में जो जितना मैं समझ पाया हूँ ये लोगों को बताते रहना, ये सब। अब आप सभी के ऊपर ये गुरु ऋण है, मेरे ऊपर गुरु ऋण था जो मैंने बांट दिया, आपके सभी के ऊपर बांट दिया। अब आपके ऊपर ये गुरु ऋण है, आपको आगे वाली पीढ़ी को ये सब देना है, ये आपका कर्तव्य है इस प्रकार से। तो सिर्फ अभी मैं हूँ ये कर रहा हूँ तो ये मेरे जाने के बाद ये बदम बंद हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं होनी है। ये परंपरा चलती रहनी चाहिए, अध्ययन की परंपरा जो है वो चलती रहनी चाहिए। तभी हमारा एक बड़ा ग्रुप बनेगा और फिर बड़ा कार्य उत्थान इस प्रकार का होगा। तो जो होलिस्टिक अप्रोच है, बहुत सारे भावों का विचार करना, यह आयुर्वेद की खासियत है। और उसी खासियत को लेकर हमें समाज के सम्मुख उपस्थित होना है। कार्य कारण भाव जो आयुर्वेद में बताया गया है वो लोगों के सामने लाना जरूरी इस प्रकार का है। और वैसे कहा जाए तो ये थोड़ा आसान है, वैसे कहा जाए तो थोड़ा कठिन है। आहार से ही शरीर बनता है, ये आम आदमी भी समझता है। फिर जो हम अंदर डालेंगे वो सोच कर ही डालना चाहिए। कुछ भी डालेंगे अंदर तो कुछ भी हो जाएगा शरीर में, तो सीधी बात है, लॉजिक, कोई ज्यादा लॉजिक देने की जरूरत है ही नहीं इसमें। तो इसके बारे में भली भांति हमें सोचना है। ठीक है। कल फिर से सोए स्ट्रोक के बारे में विचार करेंगे।
आयुर्वेदः प्रकाण्डो निगदित इह हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्चसुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् विरम्यते व्याख्यानव्यापारः।